Good afternoon. All good, all good. I think most of the people have arrived. We have got Yeah, I one, think two, three. Yeah, most of the people have arrived. So आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. इस होली की ईव पर we are going to organize a session on how to build an effective resume. One more person has joined. I think let's continue. So this session is going to be on making an effective resume. An effective and catchy resume makes all the difference when you apply for any position in any organization. Because resume is your representative. Do you follow me on this? Yes, sir. Your Yes, sir. resume, हाँ, आपका रिज्यूमे आपका दूत है, आपका एम्बेसडर है, और जहां आप अपना दूत भेजते हैं एम्बेसडर. इट्स ओके इफ आई टॉक इन हिंदी. Yes. Yes, sir. हिंदी और इंग्लिश ना, इंग्लिश आई मीन मिक्सचर ऑफ. तो जहां आप अपना दूत भेजते हैं, उस दूत से आप क्या आशा करते हैं कि वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट काम करे. भरत, आई थिंक यू आर ऑल्सो देयर इन द प्रीवियस सेशन. यस सर, यस सर. हाँ जी भरत जी, बताइए. आप अगर अपना दूत भेजते हैं कहीं, तो उससे क्या आशा करते हैं कि आपके लिए वो बेस्ट टू बेस्ट काम करे और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लाए. कोई भी बताइए. सर एक बार आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, वापस रिपीट करना है क्वेश्चन. हाँ भरत जी, मैं दोबारा बोल देता हूँ. मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं. आई एम नॉट स्पेसिफिकली आस्किंग भरत. जो भी आपको लगता है यू कैन. अंकित शर्मा. अंकित जी बोलिए. अंकित जी बोलिए. यस सर. Basically, what we expect that he represents us well, and if we are sending a representative, he is becoming a आपकी face. आवाज नहीं आ रही क्लियर. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे. सर, हम जब किसी एम्बेसडर को भेजते हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा वो हमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें, तो वो वही रिप्रेजेंट करे जो हम चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा चेहरा बन रहा है वहां पे. तो बेसिकली ही इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अस. आपका दूत को चाहिए कि आपकी बेस्ट टू बेस्ट जो चीजें हैं, बढ़िया से बढ़िया जो चीजें हैं, जो बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटीज हैं, बेस्ट टू बेस्ट पोटेंशियल है, बेस्ट टू बेस्ट आपका अचीवमेंट है, उसके बारे में जो राइट इंटेंडेड प्लेटफॉर्म है उस पर जाके रखे, और आपकी एक अच्छी बढ़िया एक परसेप्चुअल पिक्चर वहां जाके बनाए. बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड, वेदर इट इज प्रोफेशनल और पर्सनल और सोशल, परसेप्शन इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. डू यू एग्री ऑन दैट? Your Yes. initial perception makes all the difference. तो आपका perception, and on that perception your first impression, that counts, and your resume plays your perception, positive perception, and your first impression. And first impression is last impression. आज के सेशन में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे. मैं कुछ आपको स्लाइड्स वगैरह दिखा के आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स टू यू. हाउ टू प्रिपेयर अ गुड रिज्यूमे, अ रिज्यूमे विच लैंड्स यू एन इंटरव्यू कॉल, अ रिज्यूमे जो कि स्टैंड आउट करता है. हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमेज आते हैं कंपनियों में, लेकिन कौन सी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसके बेस पे अगर आप कहीं पोजीशन के लिए अपने आप को पिच करते हैं, तो आपके रिज्यूमे प्रॉपर तरीके से आपकी स्किल्स को पेश करे, आपके एक्सपीरियंस को पेश करे, आपके अचीवमेंट को पेश करे, और आपके लिए एक इंटरव्यू कॉल लैंड करे. तो ऑल आर रेडी? एवरीबॉडी इज रेडी फॉर दिस? रौनक? Yes, sir. रौनक हांडा? ओके, यस सर, रेडी. सो लेट्स स्टार्ट. आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, और कितने लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं?
मतलब जो एक्सपीरियंस है वो बोले एक्सपीरियंस्ड, और जो फ्रेशर है वो बोले फ्रेशर, अपना माइक ऑन करके। Experience. सर एक्सपीरियंस। Experience. Fresher, sir. Fresher. Experienced, sir. Fresher. So we have more experienced people and 2-3 people who are freshers. So let's start. I'll show you a small presentation. My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Hello. You can see my screen? Okay. So I'll show you a small presentation about how to build an effective resume. क्योंकि रिज्यूमे बनाने में कई बार एक्सपीरियंस लोग भी काफी, मैं कई जगह आई वर्क एज एन इंटरव्यूअर, एज ए रिक्रूटर। इंटरव्यू मैंने बहुत दिए भी हैं और उससे ज्यादा इंटरव्यू लिए भी हैं। थोड़ा बहुत मुझे लगता है, मुझे एक्सपीरियंस है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज स्ट्रेटेजीज एंड दीज थिंग्स विच विल हेल्प यू इन योर करियर एंड इन पिचिंग योरसेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ओपन होने दो। Oh, it's taking too much time. Yeah.
It's taking too much time. खुल क्यों नहीं रहा ये? Oh my God. Sorry guys, बहुत टाइम लिया इसने. I don't know what was the problem with this system. Shit. Now you can see. Now you can see the presentation. Yes, sir, is visible, sir. I'm really sorry it took a lot of time. So this session is going to be about resume building, making effective resume that land you an interview call. Now it's visible. What is an effective resume? An effective resume is the one that stands out from the pile of hundreds of resumes that present you as a great fit for the job you have applied for. This slide is visible to you guys?
Yes, sir, visible. ओके तो एक इफेक्टिव रिज्यूमे वो होता है जो हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे एक रिक्रूटर के पास या एक एचआर मैनेजर के पास जाते हैं और उन हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे के फाइल में आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वो एक स्टैंड अपार्ट होता है और आपको एक इंटरव्यू कॉल के लिए उसके चांसेस बढ़ा देता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा. There are certain organizations, certain companies that have, automated tracking tools. We call them applicant tracking system. There are a number of companies which have these kind of systems. तो उस ऑटो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में भी वो इजीली सेल थ्रो करे. जैसे कीवर्ड्स हैं तो उन कीवर्ड्स का उसमें अगर यूज हो रहा है तो ऑटोमेटेड ट्रैकिंग टूल्स में स्मूथ सेल करे और आपके लिए एक इंटरव्यू कॉल लैंड करे. तो बेसिकली एक इफेक्टिव रिज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका जो आपके बारे में एक बहुत टू द पॉइंट, एक्यूरेट और प्रोफेशनल एक इंफॉर्मेशन दे और आपके एक प्रोफेशनल करियर के बारे में एक बहुत ही बढ़िया एक पिक्चर क्रिएट करे. That is what I call an effective resume, right? Resume is a French word that means summary. It should be a effective, precise, your achievements, your key strengths, and your suitability, your, how you are fit for the particular job position. Now, how to build effective resume? What is the difference between a poem and an essay? Can anyone tell me? Hello. Can anyone tell me what is the difference between a poem and an essay? Okay, no answer. Poem is basically a small, short, to the point collection of words which presents everything in a very concise, precise, to the point manner. While an essay is a lengthy discourse, is a lengthy treatise which presents so many things and sometimes unnecessary things also. So your resume should be like a poem. जैसे कविता होती है उस कविता में एक एक जो शब्द होता है उसका एक मीनिंग होता है. वो एक एक शब्द अपना प्लेस जो है उस पोएम में अर्न करता है. इसी प्रकार से आपका रिज्यूमे भी एक पोएम की तरह होना चाहिए. दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिलेवेंट, नंबर वन, एंड ईच एंड एवरीथिंग शुड बी fit perfectly so that a good professional picture is created in front of the recruiter. Nothing should be unnecessary and irrelevant. कई बार मैं देखता हूं कि रिज्यूमे, क्योंकि कई बार आते हैं रिज्यूमे मेरे पास, लोग आधा पन्ना तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ही अपना खाली कर रहे हैं. जो लास्ट आपकी पोजीशन थी या करंट वर्किंग पोजीशन है जो आपका प्रोफेशनल पोजीशन है उसमें व्हाट इज माय जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट टास्क यू आर डूइंग. इट इज नॉट नेसेसरी. Any recruiter is not interested to know what is your job description. That person is interested to know how you are a fit candidate, how you are a suitable candidate for the relevant position. तो आपके रिज्यूमे में कुछ भी unnecessary और irrelevant नहीं होना चाहिए. इस स्लाइड के बाद हम कुछ सैंपल रिज्यूमे भी देखेंगे. We will see certain samples, find out how they differ from each other or what improvement can we make in these. पहली चीज है प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज, टू दी पॉइंट होना चाहिए और कुछ भी अननेसेसरी या इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए. इसी क्यों मैटर करता है? व्हाई दैट मैटर? बिकॉज ह्यूमन अटेंशन स्पैन इज वेरी शॉर्ट. अगर आपके पास 300 रिज्यूमे आए हैं किसी रिक्रूटर के पास या किसी एचआर मैनेजर के पास, तो ये माना जाता है कि 15 से 20 सेकंड का टाइम ही उसको मिलता है कि वो प्रॉपरली उसको स्कैन करे. तो बिकॉज ऑफ short attention span, your resume should be symmetrical, catchy, and specific so that it stands out from the pile of other resumes.
दैट इज वाई द फर्स्ट पेज ऑफ योर रिज्यूमे इज ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। आपके रिज्यूमे का जो फर्स्ट हाफ पेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस फर्स्ट हाफ पेज में आप कोशिश करिए कि आप इस पर प्रॉपर अटेंशन पे करें, राइट। फर्स्ट हाफ पेज में later on we will see how different sections you can prepare or what other things you can put, but the first half page of your resume is of greatest importance and you must pay proper attention to it, because सबसे पहला अटेंशन किसी भी रिक्रूटर का, किसी भी एचआर मैनेजर का आपके फर्स्ट हाफ पेज पर ही जाएगा। वहां पर आपको क्या लिखना है, किस तरह से अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है, that we will see later on in this presentation. Second thing is, from beginning till end there should be a narrative, मतलब कुछ भी इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, एक नैरेटिव होना चाहिए कि आपका प्रोफेशनल करियर किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, व्हाट आर योर की सेट ऑफ स्किल्स, वेदर टेक्निकल कोर स्किल्स, योर कोर competencies or your soft skills, and how you have achieved different milestones in your career. That is, your resume should be simple, short and crisp. एक पेज से ज्यादा कोशिश करिए कि ना हो। अगर आपके पास if you have experience 5-6 years, so you may go for 2 pages, but I will strongly recommend that keep your resume to 1 page only. इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको उसमें फिट करनी है, just find it out and सारी की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक पेज में आप उसको समराइज करें। तो रिज्यूमे स्ट्रक्चर इज, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिज्यूमे फॉर्मेट और टेम्पलेट। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिज्यूमे फॉर्मेट या टेम्पलेट नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन ऑनलाइन टूल्स आल्सो अवेलेबल व्हिच यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम। द बेस लाइन इज, द बॉटम लाइन इज कि आपका रिज्यूमे सिंपल होना चाहिए, आपके बारे में प्रिसाइज टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दे, और ये बताए जो उस रिज्यूमे को पढ़ रहा है कि आपके अंदर कौन कौन सी काबिलियत हैं, आपके अंदर कौन सी स्किल सेट है, आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने कौन सी ऐसी चीजें अचीव की हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज आपने डेवलप की हैं एज ए प्रोफेशनल, जिसके लिए जो पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, for that position you are a suitable candidate. So you'll see it one by one. The first section is your name and contact details. You may your name information, everybody knows it, but even in this people make mistake. So how we can, because most of the people are experienced people, but even after that sometimes we make mistake and it cuts a sorry picture in front of the recruiter. So first you should start with your name and contact details. इसमें क्या क्या आएगा, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आपका, तो आप लिंक्डइन का यूआरएल भी दे सकते हैं। कहां पर इसको लिखना है, कोशिश करें कि इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे या मिडिल में लिखें। बाकी ऐसा कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि या तो इसको आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखें या इसको मिडिल में लिखें। आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आप चाहें तो लिंक्डइन का यूआरएल भी दे सकते हैं इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर और इन द मिडिल। कोशिश करें कि इस इंफॉर्मेशन को, आपके नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल वगैरह को टॉप राइट कॉर्नर में ना लिखें। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट इट इज नॉट इन प्रैक्टिस, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ब्रिटिश इंग्लिश हम यूज करते हैं, तो जो या तो लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे या फिर हम आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब फोन नंबर, ईमेल और लिंक्डइन यूआरएल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर और इन द मिडिल। जो टेम्पलेट्स हैं आजकल, बहुत सारे टेम्पलेट्स में उसमें ऑटोमेटिकली भी आ जाता है कि जैसे कैनवा या ओवरलीफ, या आप गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं या सिंपल एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन it is not advisable. Personally, I don't think you should write your full postal address. I have seen people who are writing their full postal address, but personally, I don't recommend and I don't advise writing your email. आपका ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोफेशनली साउंडिंग हो, है ना। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं।
freakingsouls24@gmail.com. So I mean, it looks quite obnoxious if you have these kind of emails. I was surprised. I got a resume 3-4 years ago, and the email address given in that resume was awaraashik93@gmail.com. So I was wondering what kind of a professional person he might be. कोशिश, ये कॉमन सेंस की बात है, राइट? कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कॉमन सेंस भी आजकल लोगों में कॉमनली नहीं मिलता है। तो आपका ईमेल एड्रेस ऐसा हो जो कि प्रोफेशनल साउंडिंग हो। इसमें आप जैसे अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, या कुछ कॉम्बिनेशन या कुछ नंबर अपने फर्स्ट नाम, लास्ट नाम की, ये प्रीटी कॉमन सेंस, यू नो दीज थिंग्स वेरी वेल, राइट? तो आप अपना ईमेल एड्रेस ऐसा दें जो कि वियर्ड ना हो, अनप्रोफेशनल साउंडिंग ना हो। कोशिश करें कि अपना फर्स्ट या लास्ट नेम का कुछ कॉम्बिनेशन हो, या कुछ डेट ऑफ बर्थ का कुछ कॉम्बिनेशन हो, दैट इज अंडरस्टूड बाय ऑल। सिटी का नाम आप दे सकते हैं या पिन कोड दे सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दैट यू गिव योर फुल पोस्टल एड्रेस, राइट? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिज्यूमे, व्हिच इज कॉल्ड योर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इट शुड बी होल्डिंग योर नेम, your phone number, your valid email address, and you may give, if you want, your LinkedIn URL, so the recruiter may go and see your profile on LinkedIn as well. अब कई लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे लिखते हैं करियर ऑब्जेक्टिव, राइट? स्पेशली फ्रेशर्स लिख सकते हैं करियर ऑब्जेक्टिव, लेकिन जिन लोगों को 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनको तो मैं कतई रिकमेंड नहीं करूंगा कि करियर ऑब्जेक्टिव। आपको स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर, यस सर, यस सर। मतलब इट्स रीडेबल टू यू, इज विजिबल? यस सर, विजिबल। ओके ओके, थैंक यू। तो इनएक्सपीरियंस जो फ्रेशर्स हैं, सॉरी इनएक्सपीरियंस में नहीं कहूंगा, जो फ्रेशर हैं वो भी चाहे तो लिख सकते हैं करियर ऑब्जेक्टिव, बट एज ए आई हैव वर्कड इन एचआर आल्सो फॉर नंबर ऑफ इयर्स, I don't recommend that you write career objective to be part of a growing professional organization and to hone my skills and to grow in my career to the highest level. Please don't write this. Your resume should be like an advertisement. जैसे टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो एडवर्टाइजमेंट बेस्ट चीजों को बहुत छोटे छोटे स्पेस में, बहुत छोटे छोटे टाइम में, या बहुत छोटे छोटे शब्दों में बताता है और आपकी ब्रांडिंग करता है। बेसिकली योर रिज्यूमे शुड बी अ टूल टू डू ब्रांडिंग फॉर योरसेल्फ। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपनी प्रोफेशनल समरी लिखें। मैं बाद में कुछ आपको सैंपल रिज्यूमेस बताऊंगा, उसमें बताऊंगा प्रोफेशनल समरी कैसे लिखी जाती है। तो प्रोफेशनल समरी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अ हाईली मोटिवेटेड marketing professional having 10 years of experience. Key skill set include communication skill, presentation skills, team player, something like that. 3 to 4 lines you write a punch line about you as a professional. आप as a professional, आपका core क्या है? एक बार में पढ़ने में सामने वाले को पता चल जाए कि ओके, दिस पर्सन स्टैंड्स फॉर दिस। अच्छा, इसकी ये की स्ट्रेंथ है, इसके ये इतना एक्सपीरियंस है, ये इसके अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट के लिए नीचे भी लिख सकते, लेकिन 3-4 लाइन में आप ऐसा एक प्रोफेशनल समरी अपनी बनाओ, जिसको मैं पंच लाइन तो नहीं, लेकिन एक तरह से इस तरह का कह सकते हैं कि आपका ब्रांडिंग स्टेटमेंट वो होना चाहिए। आपको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, जब भी आपको टाइम मिले अपने बारे में, अब तक का जो पूरा आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप 3-4 लाइन में समराइज कर दो, ठीक है? तो वो ब्रांडिंग स्टेटमेंट आपके बारे में होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। तो उसको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल समरी। करियर ऑब्जेक्टिव मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि गलत है करियर ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखें। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस लोग तो कतई ना लिखें करियर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस और अभी तक आपका करियर ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं हुआ, तो I don't think it creates a good picture. Career objective, freshers can go, but experienced people, please avoid writing career objective. And people are writing weird career objectives. They are totally out of context. आप इस पे थोड़ा काम करें, प्रोफेशनल समरी अपनी बनाएं। इसमें क्या क्या करना है? हाईलाइट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस,
your core strengths as a professional in a very short and crisp statement. 3 या 4 लाइन में आप पूरा का पूरा अपना एक प्रोफेशनल समरी प्रोफेशनली आप समराइज कर दें अपने आप को. मैं कुछ सैंपल रिज्यूमे के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे बनाएं. बट राइट दिस, स्पेशली द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस, यू ट्राई टू राइट अ प्रोफेशनल समरी. और क्या करना है, ये जो आपका सेक्शन है इसमें ना जॉब एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल समरी, इसमें आप अपनी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज ना भर दें. कुछ लोग क्या होते हैं अपना पूरा का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन छाप देते हैं उसमें, मेरा ये काम था, मैंने ये मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मैंने टास्क पूरे की. आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट वाज योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव प्रीटी गुड आइडिया. If you are working as an investment banker, what your job responsibilities might be. If you are working as a salesman, what your job responsibilities might be. I'm more interested as a recruiter, how you fit as a suitable candidate for the position you have applied for, number one. Number two, how you can contribute to the growth of the organization or the company, and how your skill set, what achievements you had, in the light of which I think that you might be a suitable candidate for my company. इस चीज को आप हाईलाइट करिए. तो don't fill this section with job responsibilities. Again, lot of people, even experienced people, make this mistake. They write long job responsibilities. That was my job responsibility. I did this, I did this, I did this. No. अगर चाहते हैं आप तो बहुत शॉर्ट में आप 1-2 बुलेट पॉइंट्स में आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज की डिलीवरेबल्स आप दे सकते हैं. की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी तो नॉन इंपॉर्टेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है ना, फ्रीवोलस. तो आपकी जो की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको चाहे तो आप दे सकते हैं, बट यू हाईलाइट योर अचीवमेंट्स, राइट. ये वैसे ही है जैसे कि कोई दुकानदार अपना बेस्ट सामान कहाँ रखता है, शोरूम में रखता है या गोदाम में रखेगा, शोरूम में रखेगा, राइट. तो आपको बेस्ट आपका जो है सारी चीजें वो यहाँ देनी है. कई बार हम क्या करते हैं, क्योंकि रिज्यूमे एक ऐसी चीज होती है कि हर जॉब पोजीशन के लिए कस्टमाइज करनी पड़ती है. जैसे भी जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो थोड़ा बहुत उसमें काट छांट करनी पड़ती है, और कस्टमाइज होना भी चाहिए. हर पोजीशन के लिए आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो उसको. लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने बारे में ओवर इन्फ्लेटेड स्टेटमेंट्स ना दें अबाउट योर अचीवमेंट्स. कैसे फंस सकते हो आप, मैं बताऊंगा बाद में. डोंट मेक ओवर इन्फ्लेटेड स्टेटमेंट्स अबाउट योर अचीवमेंट. सर ये मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर दिया, इतना बड़ा टारगेट पूरा कर दिया, ये मर्जर एक्विजिशन में मैंने पूरा का पूरा रोल निभाया. बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इफ यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इफ यू आर नॉट एबल टू कोरबोरेट, इफ यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट व्हाट statement you have made or what information you have given, it will cut a very sorry picture of you. So do not make overinflated statements about your achievements. It's okay if you do not have many achievements. जरूरी नहीं है हर किसी के बहुत बड़े बड़े achievements ही हों, but you stick to be honest and truthful. These are two qualities every organization, every company don't compromise on. तीन चीजें हैं. इनफैक्ट मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, योर ऑनेस्टी, योर ट्रुथफुलनेस एंड योर इंटेग्रिटी. दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसा जो भी आपका अचीवमेंट है, आपने अपने प्रीवियस जॉब में या करंट जॉब में जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे, जो भी आपने सफलता प्राप्त की, या जो भी आपने टारगेट्स पूरे किए, या जो भी आपने टीम में अचीव किया, उसको आप लिखें और उसको आप सपोर्ट कर पाएं. I remember I was taking an interview of a young person, I think 5-6 years ago, in my Bunny Park office, and that person had written in the resume that I am very fond of reading. So because I also read a lot, so he wrote that in hobby section, I am very fond of reading. So मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, your hobby is reading. So normally what you read? You read fiction or non-fiction? So he said, sometime I read fiction, sometime I read non-fiction. Okay. तो मैंने कहा कि अच्छा अभी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? And that person was blank. That person could not answer anything. He was
he was, not able to answer. What it shows that that person was not being truthful to what he was stating in his document. जो भी एक एक शब्द आप अपने रिज्यूमे में दें, जो भी एक एक वर्ड आप लिखें, आप उसको सपोर्ट कर पाएं, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू आपका लेगा, हो सकता है उसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपसे ज्यादा इंटरव्यू उसने दिए हो और लिए भी हो, एंड दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे नो, they understand each and everything very well. So don't try to fool them. Be honest, be truthful. और कभी भी ओवर इन्फ्लेट ना करें, क्योंकि इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस है, कई बार गड़बड़ हो जाती है. ओके, सो डू नॉट राइट एनीथिंग विच यू कैन नॉट सपोर्ट व्हेन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. जो आप सपोर्ट कर पाए, जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में आप सपोर्ट दे पाए, उन्हीं को आप लिखें. राइट. तीसरा सेक्शन आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या जॉब एक्सपीरियंस. ये क्वाइट कॉमन चीजें हैं जो हम लिखते हैं कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है और जॉब एक्सपीरियंस क्या है. स्टार्ट विद योर करंट जॉब टाइटल एंड इन current job and title in reverse chronological order. That means start with your current position, your title, and you may give chronology also, from which year, from which month to till date, and then in reverse chronological order. For example, if you are working in an XYZ company for the last 3 months, so on top you will give the name of the company, your designation, and the chronology when you did join and till date. और उसके बाद फिर उसके जो प्रीवियस जॉब कौन सा था, इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप अपने जॉब एक्सपीरियंस को दें. अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइज हियर, जो भी जॉब एक्सपीरियंस दें उसमें अपने अकम्पलिशमेंट्स को हाईलाइट करें. जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी से डॉक्यूमेंट को ना भर दें, क्योंकि वो बड़ा कम्बरसम होता है. और ह्यूमन अटेंशन स्पैन इज वेरी शॉर्ट. आई कैन से, बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई नो वेरी वेल, human attention span is very short. Number one. Number two, human mind is designed to see symmetrical and structured things. ठीक है, कोई सिमेट्रिकल और स्ट्रक्चर्ड जो चीजें होती हैं उनको देखने का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. तो आपका डॉक्यूमेंट एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और एक लय ताल में होना चाहिए. तब आप अच्छे से उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे जो पर्सन उसको पढ़ रहा है. सो हाईलाइट योर अकम्पलिशमेंट्स इन स्पेसिफिक एंड क्वांटिफाइबल मैनर. दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिक. I boost the sales of my team. I was the team leader and I boost the sales of my team. It's a very general statement. It doesn't show anything. आप जो भी आपके अकम्पलिशमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक और क्वांटिफाइबल मैनर में होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, you can support your achievement with data and number. Use data, number, figures, but don't give charts and pie charts and graphs. No. Simple. For example, you manage a 130 strong sales team and boost sales performance from 1 CR to 1.5 CR in January to March 2020 quarter. So it is specific, measurable and quantifiable. जितना अचीवमेंट आप स्पेसिफिक देंगे, मेजरेबल देंगे, क्वांटिफाइबल देंगे, उतना ही अच्छा रहेगा कि ओके, सामने वाले को उसको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू राइट, I manage the business, Facebook business page of my company. It doesn't show anything. It's a very general statement. Instead of this, you can give specific and you can write this statement in a specific and quantifiable manner. Manage business page of my company and boost the likes from 40,000 to 75,000 in a matter of 6 months, which boosted the sales of the company by 30% or 40%. Whatever, just an example. The bottom line is, आपकी जो accomplishments हैं वो specific और quantifiable होने चाहिए, जो measurable हों. ये गोल में भी ये यूज होता है. जब हम गोल सेटिंग की ट्रेनिंग कराते हैं उसमें भी आपके गोल जो हैं स्पेसिफिक एंड क्वांटिफाइबल होने चाहिए. यू प्लीज रिमेंबर अबाउट दिस. अब आता है प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अब इसमें दो चीजें हैं प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में.
पहली है इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड मेंशन योर लास्ट प्रोफेशनल डिग्री ओनली। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो प्रोफेशनल में आप, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन बीटेक, तो आप अपनी डिग्री करेंगे बीटेक। और एजुकेशनल में जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन किया है, या अगर आपने 12th के बाद आप इंजीनियरिंग में गए हैं, तो यू कैन मेंशन दैट। फर्स्ट यू मेंशन योर प्रोफेशनल डिग्री। आई डोंट रिकमेंड फॉर एक्सपीरियंस पीपल दैट यू मेक अ टेबल और उसमें यूनिवर्सिटी ग्रेड क्या है, सीजीपीए क्या है। फॉर एक्सपीरियंस पीपल आई डोंट रिकमेंड दिस, बिकॉज दैट विल, द पीपल विल ऑलरेडी गेट टू नो ड्यूरिंग इंटरव्यू। You just mention your professional degree in which year and the institution, and उसमें टेबल वगैरह बनाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। आप सिंपल बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी लिख सकते हैं। फ्रेशर्स के मामले में ये थोड़ा सा चेंज होएगा। फ्रेशर्स के मामले में ये टॉप हाफ पार्ट में आएगा। जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को सबसे ऊपर, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव या प्रोफेशनल समरी लिखते हैं, उसके बाद राइट बिलो दैट यू राइट योर प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। So for freshers, in top half part of your resume, and remember guys, first half part of your resume is very, very important because it is the part which creates a good or bad impression in front of the recruiter, because first impression is last impression। शुरू में एक दो चार पांच लाइनें पढ़ के ही एक माइंड सेट हो जाता है और उसके हिसाब से फिर वो सारी चीजें होती हैं। तो फॉर फ्रेशर्स के केस में अपना एजुकेशन, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप फर्स्ट हाफ पार्ट में रखें, स्टार्टिंग विद योर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन। अपने ग्रेड पॉइंट सीजीपीए भी आप मेंशन करें फॉर फ्रेशर, बिकॉज इट विल लेट द रिक्रूटर नो हाउ सीरियस और हाउ डेडिकेटेड यू वर और यू आर इन योर स्टडीज। बट एक्सपीरियंस के लिए मुझे नहीं लगता कि अपने ग्रेड पॉइंट्स वगैरह मेंशन करना चाहिए। कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड, because if you have 5-year experience, so it makes no sense to mention your grade points and your percentage. But in freshers case, it creates a good impression in front of recruit. You have 9.8, 8.5 or 9.8 CGPA or whatever, good percentage. तो ये चौथा जो रिज्यूमे का स्ट्रक्चर होता है वो है प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस चीज में आपको ध्यान में रखना है कि आपको बड़ी लंबी चौड़ी टेबल नहीं बनानी, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ ऐसा फीडबैक, जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं वो कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, कई कंपनियों में होते हैं। तो उसमें जितना आपका सिंपल होगा, जितना आपका स्ट्रक्चर्ड होगा और कीवर्ड्स उसमें होंगे, तो उसके शॉर्टेड आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और टेबल कम्बरसम बनाकर उसको प्रेजेंट करना, उसमें 4-5 कॉलम बना देना और उसमें परसेंटेज और फिर कौन से ईयर और वो, आई डोंट रिकमेंड इट। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। 3 चीजें जो मैंने शुरू में बताई थी आपको, सिंपल, कंसाइज, टू द पॉइंट, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसी को फ्रेमवर्क में रखते हुए आप अपना रिज्यूमे तैयार करें। एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर परस्यूइंग PhD, नेवर एवर मेंशन एनी डिग्री विच यू आर परस्यूइंग, इट goes totally negative। जब तक आप उस डिग्री को कंप्लीट ना कर लें उसको आप मेंशन ना करें। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में इस सेक्शन में जब आप लिखते हैं तो आई डोंट रिकमेंड, एंड इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इमेज आल्सो। you still you have not finished it and you are just showing it because you have not earned that degree yet। don't mention any degree which you are pursuing। don't use long tables कॉलम्स एटसेट्रा। ये मैंने पहले बताया आपको। सिंपल बुलेट पॉइंट्स आप यूज करें, जितना सिंपल आप अपना फॉर्मेट रखेंगे सिंपल चीजों में, बिकॉज सिंपलिसिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। सिंपलिसिटी अफेक्ट्स इन अ वेरी पावरफुल वे प्रोवाइडेड यू स्टिक टू इट। टेबल वगैरह को यूज ना करें। डोंट मेंशन योर 10वीं 12वीं, अगर आपने
एमबीए किया हुआ है आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फाइनेंस में, और आपको 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट वर योर ग्रेड्स इन क्लास 10th इन क्लास 12th. You might mention it, but I don't recommend you mention your 10th school grade. और अचीवमेंट्स में भी आप हॉबीज वगैरह जो एडिशनल कॉलम आता है उसको आगे हम देखेंगे, उसमें भी आप स्कूल वगैरह के अचीवमेंट्स, आई डोंट रिकमेंड यू यूज इट. बट इन केस ऑफ फ्रेशर्स इट इज एक्सेप्टेबल दैट यू मेंशन योर 10th और 12th ग्रेड्स और सीजीपीए और स्कूल में कुछ आपके अचीवमेंट्स. तो फ्रेशर्स के केस में ये एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना 10वें 12वें का पूरा टेबुलर फॉर्म में बना के और पूरा लंबा चौड़ा एक डेटा दे दो, बिकॉज इट लुक्स क्वाइट कम्बरसम एंड दे डोंट हैव टाइम टू सी. राइट, अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है या 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड हाउ व्हाट वर योर ग्रेड्स इन क्लास 10th एंड 12th. राइट, सो टिल हियर एवरीथिंग इज ओके गाइस? कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अपन बाद में हाँ क्वेश्चन भी कर ले, क्वेरीज हो उनको मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ. और लेकिन अभी हम ये देख के फिर कुछ सैंपल रिज्यूमेस भी देखेंगे. अब ये सेक्शन बड़ा एक इंपॉर्टेंट है भाई, एडिशनल सेक्शन और एडिशनल इंफॉर्मेशन. और फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये सेक्शन में, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जो फ्रेश भी डिग्री अपनी पूरी करके आए हैं, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं या कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ है. तो अगर आपका फॉर बोथ फ्रेशर्स एज वेल एज experienced people, any award you have got, any certifications, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, आपको कोई अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिला है, या कॉलेज में भी आपको कोई अवार्ड मिला है, कॉलेज में आपने कोई इस तरह का प्रोजेक्ट पूरा किया हो या कुछ सर्टिफिकेशन हो, कुछ ट्रेनिंग्स, आपकी सेमिनार, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है, उसमें कुछ आपको अचीवमेंट हुआ, यहाँ आप वो सारी की सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज आई कंसीडर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. और कई क्वेश्चंस मैं तो आई लव टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. फॉर एग्जांपल आपकी हॉबीज, जब भी आप अपनी हॉबीज लिखें सोच समझ कर लिखें. मैं तो हॉबीज पे जरूर क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी इंटरव्यू में जाता हूँ, बिकॉज नॉर्मली पीपल डोंट पे अटेंशन टू इट. राइट, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी, डिबेट्स, स्पोर्ट्स, एक्सटेम्पोर, व्हाटएवर, तो सारी की सारी चीजें यहाँ मेंशन कर दें. बट अगेन मेंशन इट इन ए सिंपलिस्टिक वे, और जो भी आप लिखें वो आप सपोर्ट कर पाएं, उसको कोरोबोरेट कर पाएं. आपके कुछ पब्लिकेशंस हैं, आपने कुछ पब्लिश किया है, कुछ आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, कुछ पेपर पब्लिश हुआ है, व्हाटएवर, तो वो आप सारा का सारा यहाँ मेंशन कर सकते हैं. सिंपल फॉर्मेट मेंशन करिए, बुलेट पॉइंट्स उसमें आप मेंशन कर दीजिए. और अगर हो सकता है, इफ इट इज पॉसिबल, तो लिंक भी आप दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, नेट पे अवेलेबल है, तो आप उसका लिंक भी दे सकते हैं. कुछ आपका पब्लिकेशन हुआ है, बाकी हॉबीज वगैरह में तो क्या देंगे. फॉर एग्जाम्पल कुछ पब्लिकेशन आपका हुआ है ऑन इंटरनेट, so you may give link also, that will create a great impression in front of the recruiter. impression, अगर आप उसका एक छोटा सा लिंक भी उसमें दे सकते हैं if it is available. इसके अलावा अदर डिटेल्स यू थिंक इज इम्पोर्टेंट. ये जो एडिशनल सेक्शन है, फ्रेशर्स लोग इसमें अपने कॉलेज के टाइम में जो आपने स्पोर्ट्स में किया है, या आपने कल्चरल कोई फेस्ट में ऑर्गेनाइज किया है, या कुछ आपने कुछ सोसाइटी बनाई अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल पे, उसमें जो भी आपका पार्टिसिपेशन रहा वो आप मेंशन कर सकते हैं. बट रिमेंबर, मेंशन ओनली द थिंग विच यू हैव डन. Don't mention that I organized a youth fest in which Shah Rukh Khan was the chief guest. It conveys no message. You mention specific, measurable, quantifiable things, right? I was responsible for coordination between the college administration and the media cell of major publications in Jaipur, and I was the coordinator. I facilitated all the media related activities in the Youth Fest 2019. Something like that. Make a punchline. तो जितना स्पेसिफिक आप लिखेंगे उतना ही स्ट्राइक करेगा.
जितना वेग आप लिखेंगे, जितना आप एक तरह से नॉन स्पेसिफिक टर्म्स में लिखेंगे, तो वो पंच नहीं करेगा ना, वो क्लिक नहीं करेगा जो पढ़ रहा है उसको. मेक्स ऑल द डिफरेंस. आई मीन, व्हाट यू राइट is important, but not that important, but how you write it, right? How you write it, it makes all the difference. तो आपको थोड़ा सा अपना मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा और अपने रिज्यूमे पर डिलीजेंटली काम करो, और उससे आपको, मुझे लगता है कि करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ये जो 5th कॉलम है इसका, एडिशनल सेक्शन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं. आपके अवार्ड्स हैं, पब्लिकेशन अगर आपका कुछ है ना, आपने कुछ पब्लिश किया है, इट कैन, it's a great way to cut a very great picture of you in front of your recruiter. If you have got some publications, आपका कोई कॉलम छपा है, या आपकी कोई पेपर पब्लिश हुआ है, या आपका कुछ अचीवमेंट पब्लिश हुआ है, या इंटरनल पब्लिकेशन में भी हो सकता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पब्लिकेशंस होते हैं, जो पीपल टू पीपल होते हैं इंटरनल सर्कुलेशन के लिए, अगर उसमें भी पब्लिश हुआ है, कीप अ कॉपी ऑफ दैट, एंड if it is possible, give a link, because first impression matters. Yeah, competition out there is cutthroat, my dear friends. And if I truly believe in the theory of Charles Darwin, survival of the fittest. If you have to survive in this urban jungle, you have to be the best. You should strive to be the best, and you should be the best candidate for a suitable position, right? जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया, इस सेक्शन में इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल होनी चाहिए. आप लिख देंगे कि मैंने ये फलाना फलाना अवार्ड जीता, और फिर आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा वो नहीं रहेगा ना, आपका पूरा का पूरा इमेज इंप्रेशन खराब हो जाएगा. इस सेक्शन में एफिलिएशंस डोंट मेंशन, इट्स कॉमन सेंस, हम सबको पता है, बट फिर भी मैं देखता हूं, मेरे पास रिज्यूमेज आते हैं, people, they write their caste, Hindu, whatever. Please don't mention all these things. अपने रिलीजियस एफिलिएशंस को मेंशन मत करिए, बिकॉज चाहे कैसे भी हो, बायस क्रिएट होता ही होता है. पॉलिटिकल एफिलिएशंस को मेंशन मत करिए. आई रिकमेंड इवन डोंट मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ. नो नीड. अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स एन अमेरिकन सिस्टम. रिज्यूम इज बेसिकली फॉर अमेरिकन कॉर्पोरेट, So there is no point in mentioning your date of birth. There is no point in mentioning your marital status. Again, it creates a bias, whether you believe it or not. Whether you believe it or not, it definitely creates a schism in the mind of the person who is going through your document. I'm not saying it is bad to mention your date of birth. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि marital status mention करना गलत है, but I request you to avoid. I mean, just प्रोफेशनल अपने आउटलाइंस पे आप स्टिक करो, और जो जॉब पोजीशन से रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं पे आप फोकस करो. तो इन चीजों का आप अवॉइड करिए मेंशन करना. आपकी रिलीजियस एफिलिएशंस, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस. पर्सनली ये मेरा पर्सनल मानना है, और मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बायस तो क्रिएट करता है भाई. अब है फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड. जब आप रिज्यूमे अपना बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. वो चीजें कौन सी हैं? ह्यूमन माइंड इज डिजाइन्ड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमेट्रिकल एंड अट्रैक्टिव थिंग्स. अट्रैक्टिव थिंग्स हमें इन्फ्लुएंस करती है ना. कोई भी हम गाड़ी देखते हैं, आप एक ऑल्टो देखो और BMW देखो, कौन सी से ज्यादा अट्रैक्टिव होगी? BMW. BMW. ऑफ कोर्स BMW. या तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, अट्रैक्टिव थिंग्स हैं, सिमेट्री. ह्यूमन माइंड इस तरह से डिजाइन्ड है कि हम हर चीज में सिमेट्री देखते हैं. इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं. सिमेट्रिकल होना चाहिए आपका रिज्यूमे. कई बार मैं देखता हूँ पैरा इधर जा रहा है ना, जो पूरी लैंग्वेज है वो सिमेट्री में नहीं है. और एक चीज और ध्यान में रखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. स्पेल चेक कर लो या दोबारा चेक कर लो, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है
उसमें नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से भी आपका इंप्रेशन खराब होता है कई बार। तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, चाहे आप एक कॉलम में बनाएं तो एक कॉलम में बना सकते हैं, 2 कॉलम में बना सकते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए अट्रैक्टिव हो। अब जब मैं कह रहा हूं अट्रैक्टिव हो, तो अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप उसमें एकदम चांद तारे लगा दो और उसमें एकदम पूरा कलाकारी दिखा दो अपनी। नो, अट्रैक्टिव का मतलब इट शुड स्टैंड आउट इन द फर्स्ट glance. It should be able to stand out and it should be catchy. What I mean by being attractive. The human mind is designed to get influenced by symmetrical and attractive things. Spend some time to make your resume attractive. किस तरह से आप उसकी स्पेसिंग कर सकते हो, लैंग्वेज को किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज मेक्स ग्रेट ग्रेट इम्पैक्ट। आप चीजों को कैसे लिखते हो, है ना। लैंग्वेज में तो ये एक्चुअली स्पेसिफिक कोर्सेस भी होते हैं इसके। अपने लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिए, उसको एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, है ना। एक बार रिज्यूमे बना लो, फिर किसी फ्रेंड से पूछो कि यार देखो इसमें क्या मिस्टेक है और इसको कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। इसको दोबारा लिखो, 2-3 बार करने के बाद ऑटोमेटिकली फाइनल वर्जन जो आपके पास आएगा, आपको लगेगा कि हाँ इसमें पंच है। तो ट्राई टू मेक योर रिज्यूमे अट्रैक्टिव, बी क्रिएटिव। थोड़ा कोशिश करें कि अब मैं ये क्रिएटिव कैसे हो ये मैं आपको नहीं बता सकता, है ना। क्रिएटिविटी हैज नो कोर्स, सबकी क्रिएटिविटी अपनी अलग अलग होती है। तो आप क्रिएटिव होकर किस तरह से अपने रिज्यूमे को एक बेहतर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मेक यूज ऑफ ऑनलाइन, जिस मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके बहुत सारे ऑनलाइन रिज्यूमे टूल्स वगैरह हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन द बॉटम लाइन इज आपका रिज्यूमे सिमेट्रिकल होना चाहिए, लैंग्वेज की होनी चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। स्पेसिंग वगैरह उसका वगैरह ऐसा हो जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, राइट। कुछ लोग रिज्यूमे के एंड में सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं। आई मदन मोहन शर्मा डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन गिवन हियर इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो क्या, या 500 रुपए का स्टाम्प साइन कर रहे हो? There is no need to give self-declaration at the end of the resume. You simply put place, date, and your signature. That's it. कुछ लोग कई जगह मैं देखता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं एट द एंड ऑफ द रिज्यूमे। आई एम नॉट सेइंग यू आर यूजिंग इट, बट आई हैव सीन पीपल who are giving at the end of the resume, they are giving self declaration. There is no need to give self declaration because whatever you have written, that will already be verifiable and cross checked when you join the company or when you go for interview or after interview. हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट यूज करें, ये तो अंडरस्टूड चीज है। कई बार वर्ड में भेज देते हैं या कई बार है तो हमें पीडीएफ फॉर्मेट करें। कुछ लोग मैं देखता हूं कि रिज्यूमे में अपने जब नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनके उसके जस्ट बिलो कुछ फ्रेज देते हैं। इनोवेटर, क्रिएटर, प्रॉब्लम सॉल्वर, फायर फाइटर, टीम प्लेयर, दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इनोवेटर अगर आप लिख रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू टेल व्हाट यू हैव इनोवेटेड, हाउ मेनी पेटेंट्स यू हैव इन योर नेम, and what ingenuity you showed in your work. अगर आप ये phrases यूज कर रहे हैं, और phrases से मुझे याद आया एक चीज, कभी भी कोट ना दें। sometime, not many time, but sometime some people are used as a way top not goal is reached, Swami Vivekananda नीचे, and I have seen these quotes, एक और उसकी है Citius Altius Fortius, Father John Didon, who gave the Olympic logo. There is no need to write quotes in a resume. There is no need. Personally, I will outrightly reject any resume which has quote on it. But phrases are acceptable if you are using phrases, but you should be able to verify it. If you are a team player, if you are saying that I'm a team player, you should be able to explain how you are a team player, what work you did, what achievements you did that show that you are a team player. If you are a team leader, what you did to be a team leader and how you displayed your characteristics as a team leader. If you are a problem solver, how many problems you solve. Concrete information should be given
you should be able to support whatever you are writing or whatever you are mentioning with concrete information. और कई बार आप की स्ट्रेंथ को भी मेंशन करते हो, बाकी मैं तो रिकमेंड करता हूं कि की स्ट्रेंथ और कोर कॉम्पिटेंसीज को आप प्रोफेशनल समरी में शामिल कर लें, लेकिन कुछ लोग बुलेट पॉइंट्स बना के देना चाहते हैं अपनी जो की स्ट्रेंथ्स हैं या कोर कॉम्पिटेंसीज हैं। तो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं वो भी की स्ट्रेंथ्स हैं, फिर सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी आपकी आती हैं। जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, आप किसी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं, या आप किसी फाइनेंस में हैं, या आप फॉर एग्जांपल टेक ओवर में है, या मर्जर एंड एक्विजिशन में है, या इक्विटी में, व्हाटएवर। अगर आप उनको बुलेट पॉइंट बना के आप शो करना चाहते हैं तो आपकी प्रोफेशनल समरी के राइट बिलो योर प्रोफेशनल समरी यू शुड मेंशन इट, बट बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 या, क्योंकि किसी भी पर्सन में ना 3 या 4 से ज्यादा की स्ट्रेंथ नहीं होती। 4 अगर की स्ट्रेंथ हैं आपके अंदर, जिनको कार्डिनल ट्रेट हम कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। हम 10-10 लिख देते हैं कि ये 10 की स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, 3-4 की स्ट्रेंथ्स, फॉर एग्जांपल आपकी टेक्निकल स्किल्स में कौन कौन सी की स्ट्रेंथ हैं, और सॉफ्ट स्किल्स में क्या है। यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, यू आर कॉन्फिडेंट इन योर वर्क, ओके, यू आर गुड इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो आप इनको आप मेंशन करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो प्रोफेशनल समरी है, राइट बिलो दैट प्रोफेशनल समरी यू मे मेंशन इट। लास्ट है, ये बड़ी कॉमन सी चीज है, ऑनेस्ट रहिए जो भी आप लिख रहे हैं। ओवर इन्फ्लेट ना करें, फालतू की चीजें ना बताएं उसमें। जो आपने नहीं किया है वो नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड हूँ, मेरे अचीवमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, बट स्टिक टू ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस। दिस इज व्हाट एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज मोस्ट एंड नेवर कंप्रोमाइज ऑन। और आप अगर इंटरव्यू में आप उस चीज को बता नहीं पाए, या आप उस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाए, या उसको कोरोबोरेट नहीं कर पाए, तो फिर आपकी इमेज खराब होगी। तो वही लिखें जो आप सपोर्ट कर पाए, उसको एक्सप्लेन कर पाए, और प्रॉपरली उसको समझा पाए कि ये चीज मैंने की है। बी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल इन योर रिज्यूमे। डोंट मेंशन एनीथिंग विच यू कैन नॉट सपोर्ट इन इंटरव्यू व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सो डोंट मेंशन एनीथिंग दैट यू कैन नॉट सपोर्ट, राइट। एक छोटा सा ये प्रेजेंटेशन था, मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी चाहिए, एंड दीज few things you should always keep in mind, right? अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए, फिर मैं कुछ सैंपल रिज्यूमेज आपको बताऊंगा, और उनको हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा क्या, हम डिस्कस करेंगे उनको। हेलो। If you have any question, you can ask, please. No? नो सर। No, sir. Okay. थैंक गॉड, इस बार तो जल्दी खुल गया है। मैं आपको कुछ अब रिज्यूमे बता रहा हूँ, यू जस्ट सी इट एंड फाइंड आउट how they are made, and try to link what you see in resume to the presentation just we have gone through. Why it takes so much time? एक्सक्यूज मी सर। Yes.
सर हाँ इज जी योर बोलिए। लैपटॉप डेल है ना सर, आपका लैपटॉप जो है? हाँ डेल है और उसमें विंडो 10 है। आई एम रियली ट्रबल्ड बाय दिस, आई सर डोंट नो व्हाई सो इसमें स्लो। सर नीचे बैटरी का आइकन आ रहा है सर, उस पर एक बार राइट क्लिक कीजिए नीचे। इधर बैटरी का जो आइकन है सर, जहाँ चार्जिंग पॉइंट का वो आता है सिग्नल, नीचे नीचे राइट कॉर्नर में नीचे। इट्स नॉट विजिबल। एक मिनट मैं देखता हूँ, शायद खुल ही गया होगा वो। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आपने जो परफॉर्मेंस है सर वो पावर सेविंग कर रखी है, जिस सर इतना टाइम लगा रहा है। नहीं पता नहीं आज ही क्यों टाइम लग रहा है इसमें, आई एम रियली वरीड। अदरवाइज तो ये ठीक चलता है। लेट्स सी। खुल गया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपको दिख रहा है ये रिज्यूमे? यस सर। हाँ तो मैंने ये पर्सनल डिटेल्स इनका थोड़ा हाइड कर दिया है। सो कैन एनीवन रीड द प्रोफाइल? कैन एनीवन प्लीज? यस सर। हाँ जी। Profile: an हम्म। enthusiastic and ambitious researcher who has high aspirations and is keen to progress within her career. I am confident of the ability to deliver curriculum, इस curriculum, क्यूरिकुलम uh, क्यूरिकुलम क्यूरिकुलम curriculum outcomes by planning outstanding lessons that engage students. I have an experience in professional career as well as in research domain. I have worked wide range of classroom setting. As a true professional, I will have no trouble seamlessly integrating with university existing traditions and practices. Right now, I am a keen to join a department that is very much on an upward curve. ओके। सो दिस इज बेसिकली अ रिज्यूमे ऑफ अ PhD स्टूडेंट। आई मीन नाउ शी हैज कंप्लीटेड हर PhD in management and now she's working as a lecturer in a very renowned university in Jaipur. So जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि आपको अपना पर्सनल डिटेल्स के बाद अपनी प्रोफेशनल समरी एक देनी है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस स्टेटमेंट जो 5-6 लाइन का स्टेटमेंट दिया है, इज इट अ गुड प्रोफेशनल समरी है या इसमें और इसको और क्रिस्प या बेटर हम बना सकते हैं? एनीवन प्लीज फील फ्री टू टॉक। or any shortcoming you find in this particular particular professional profile which has summarized everything about the person? So it's actually becoming a bit vague. It's not being specific and clear. Very good, very good. It's bit vague and not being specific, number one. And I think she has also not highlighted her key competencies and key strengths, though she's a very bright and talented lecturer. But still, I do not think that this is a precise professional summary in a resume. It should be cut in size, not more than 3 or 4 lines, and it should highlight her key strengths and certain key achievements also, right? But anyway, this qualifies as a so-so professional summary. After that, she has written work experience. Instead of using the word work experience, what you should use, what you can use, कुछ लोग वर्किंग एक्सपीरियंस भी लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं वर्क एक्सपीरियंस और कुछ लोग लिखते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस। तो वर्किंग एक्सपीरियंस इज टोटली नो नो, यू शुड नॉट यूज वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस इज सो सो, बट you can write professional experience. So now she has described her professional experience. She is currently working as assistant professor in Department of Management and Commerce. Roles and responsibilities, I mean, she has given her roles and responsibilities 5-6 bullet points. Do you think it's okay? Or how we can make it better? Hello? Anyone, please? Please feel free to talk. There is no right or wrong.
I mean, I will also learn something from you guys. Please feel free to talk. It's just a talk, nothing else. No lecture baji. Who is this? LKCJ? Instead Lalit of Kumar. ललित जी, what do you think? इन्होंने जो लिखा है इस कैंडिडेट ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वर्किंग एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, डीलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, industry student partnership, setting up conferences and seminars. That's it. So how she could have made it better? Give me your feedback, then I'll come on this. Sir, Yeah. basically, what is the difference between a good presentation and bad is that it should be attractive. So, what did she do? That she's just mentioning what she did as a work, not as what. For example, if she's mentioning conducting examinations, so she could have explained what specifically where did she conducted, or a bright example. Very good, very good, very nice. So instead of just jotting down roles and responsibilities in the task sheet which might have been given to her, वो अपने जो achievements हैं उसने, for example, industry student partnership, so set up a cell for industry student partnership and forged 3 MOU, memorandum of understanding, with 3 big corporates in Rajasthan for placement of students in the in those respective corporates, something like that. So she had to be specific, and whatever she writes here, it should be measurable and quantifiable and highlighting her achievements also. तो roles and responsibilities इन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें कोई उनका अपना अचीवमेंट, उनका अपना इनपुट, उनका अपना जो क्रेडिट है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है. इसके अलावा जैसे दूसरा इन्होंने लिखा है, मणिपाल यूनिवर्सिटी से इन्होंने DRC approved 28th, this Manipal University. Okay, then she did work in Pan Energy Private Limited, Delhi, human resource executive and assistant trainer. Here she has tried to mention something. Developed session plans and promotion path for all staff, collaborated with department managers to assess blah blah, all these things. इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय आप क्रिस्प एक मैनर में एक दो बुलेट पॉइंट्स में अपना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन राइट योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर डिलीवरेबल्स, जो आपने वहां डिलीवर किया, जो आपने वहां अचीव किया. लेट्स कम डाउन, नाउ कम टू द एजुकेशन सेक्टर, इन द एजुकेशन सेक्शन. Do you think a person who is having experience of 5-6 years need to mention her CGPA? No, sir. Because if she has No, sir. so because if she didn't had the particular CGPA required for particular industry, then she wouldn't have been having experience in that industry. Exactly. So she has done MBA from CSGM, MBA from BBA from CSGM, MBA from this. She's mentioning percentage. For a fresher, it is okay, but for an experienced person, I don't recommend it. Okay, you just mention your degree and your university and the year in which you did it. This is educational qualification. After this, skills and activities undertaken. Again, इसने बहुत लंबी चौड़ी एक रामायण लिख दी है, और बेसिकली ये रिज्यूमे इसको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर से, तो मैं इसको CV मानता हूँ, क्यूरिकुलम वाइटे इसको मानता हूँ, क्योंकि 4 पेज का है और ये पूरा एक CV ज्यादा है और रिज्यूमे कम मुझे लग रहा है ये. बट एनीवे, वी विल सी इट. स्किल्स एंड एक्टिविटीज अंडरटेकन. प्रोफेशनल स्किल्स इन्होंने बताई अपनी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज. एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज इन्होंने ये organize conferences and workshops at university. Again, she is giving vague information. Participation in E-Week organized by NAN. What is this E-Week? What is NAN? As a recruiter, I don't know anything. Model making competition on topic wealth from waste, attained 3rd position. These most of the information is vague. So whenever you are writing in extra additional section, give
specific information, specific input which highlight your achievements. Organize HR quiz as university work on safety project, whatever. Now look at the research publication she has done. इसको और बेहतर वो कैसे बना सकती थी अगर चाहे, क्योंकि इन्होंने काफी सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं. Could this have been improved? What could have been done? I think it's related to you or not. We leave it. अगर आपका कुछ भी पब्लिकेशन है या कुछ भी है तो आप उस पर डायरेक्ट एक लिंक दे सकते हैं. दैट इज आई थिंक मच मोर बेटर देन कॉन्फ्रेंसेस शी हैज अटेंडेड. लाइक शी अटेंडेड ए कॉन्फ्रेंस इन IIM इंदौर, टोक्यो, जापान, अलग अलग जगहों पर. बहुत लंबा चौड़ा एक डॉक्यूमेंट उन्होंने बना दिया है विच अ रिक्रूटर आई डोंट थिंक हैज टाइम टू go through all these things. Seminars attended, faculty development program like this, right? And finally at the end of the paper, academic achievements. She's highlighting her academic achievement, right? We should come in the first. She has received PhD fellowship endowment fund. She is mentioning it in the last. Okay, so try not to give vague information in your resume. This laptop is troubling me a lot. Okay, I'll show you one more profile. उलझा भाई. Excuse me, sir. Yes, ma'am. So a resume should consist of how many pages or slides? No, resume should consist. I recommend use only one page. But Okay, so अगर आपके one पास page is बहुत ज्यादा enough. इन्फॉर्मेशन, या 1 पेज इज इनफ, बिकॉज 2 पेज भी मैं बहुत कम्बरसम मानता हूँ. 2 पेज को पढ़ना भी बहुत बड़ा काम है. 1 पेज का ही होना चाहिए रिज्यूमे तो. और अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपके पास 10+15+ ईयर्स एक्सपीरियंस है, तब आप 2 पेज का कर सकते हैं. बट स्टिल आई रिकमेंड इट शुड बी ऑफ 1 पेज ओनली. तो आप कैसे, यू हैव टू बी क्रिएटिव. मैंने आपको बताया ना उसमें पीपीटी में देखा कि बी क्रिएटिव. नाउ यू हैव टू बी क्रिएटिव हाउ यू कैन स्क्वीज ऑल इंफॉर्मेशन इन 1 पेज एंड only relevant information, right? Only relevant information, not irrelevant information. तो केवल 1 पेज का ही रखो, वो ज्यादा रिकमेंडेबल है, बेटर है. Okay, thank you, sir. I'm facing problem with this laptop. I don't know. Wait. मैं चाह रहा था 1-2 सैंपल और दिखाता आपको. You will get a better idea. This has become extraordinary slow today. I don't know why. If you have any questions, you please feel free to ask. जब तक ये डॉक्यूमेंट खुलता है. ये बीरबल का डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे बीरबल की खिचड़ी थी. Can you please share these like resume so that we can build our resume in a way better way? Sorry, I'm not getting your voice clear, ma'am. Can you please share all those resume so that I can like we can just make out our resume way better? You want me to share what? Best example for the resume. That's what I'm trying to show.
Anyways, guys, I'm really sorry. Actually, there is some problem with my laptop. The document is not opening up. What I will do, I will send whatever, ma'am just asked that you send best examples of resumes. So I'll send to Sakshi and she will share it with you. Right? Is it okay with you? Yes, sir. Yes, sir. I really sorry that there is some technical problem with my So that's machine. fine. That's It's not totally opening up. fine. The It's document is okay. not opening up. I'll No contact problem, with sir. No Sakshi. Right? problem. So I'll share 3 or 4 good examples of resume with Sakshi and she will share it with you, right? So with this, I conclude this session. Thank you very much for Okay. your time and thank you very much. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.